हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। परसेंटेज की मैं 9th वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग करने वाले इंक्रीज और डिक्रीज के जो क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 8 वीडियोज़ 8 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ परसेंटेज चैप्टर के। अभी आपको आई बटन पर परसेंटेज चैप्टर की प्ले दिख जाएगी। और ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं ये मेनली फोकस्ड है एसएससी बेस्ड एग्जाम्स, माने जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है, जैसे सीजीएल प्री और मेंस दोनों में मैथमेटिक्स आता है, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अप टू डेट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे पहले मैं जो चैप्टर करा चुका हूँ, जो प्रीवियस ईयर सेट करा चुका हूँ आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा मैथ्स में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। यूट्यूब चैनल जो नया एस्पिरेंट है सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो आपसे कभी मिस ना हो, ठीक है। और एक बारी कंटेंट से ज़रूर गो थ्रू हो। अगर मेरे वीडियो आपके सामने आई है, ठीक है, यूट्यूब के सर्च या रिकमेंडेशन से, तो आप एक बारी ज़रूर कंटेंट देखें प्लीज़। जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो वो एक बारी कंटेंट ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली कंटेंट अच्छा लगेगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मैथ्स की करानी है आप लोगों को, सभी एसएससी एग्जाम्स की, वो आपको मिल सके। इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी पर कोई मेल कर दें या व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज। आपको क्वेश्चन में बोला गया, देखो ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी 2 बार देख चुके हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने 4th वीडियो में जो 3rd क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने 4 मेथड से क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। इस वीडियो में दोबारा मैं आपको बता दूंगा यही वाला क्वेश्चन केवल, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में इसलिए क्वेश्चन रखा गया है, इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन में इसलिए रखा गया क्योंकि इसी की बुनियाद पे हमने आगे सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि हम कितने मेथड लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। पहली बात तो आपको पता है कि अगर कोई नंबर एक बार 25% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो नंबर बना 25% इंक्रीज होने पे, तो उसको क्या किया, 25% डिक्रीज कर दिया। आप बताना आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि एक वैल्यू में एक बार इंक्रीमेंट हुआ है, दूसरी बार जो है डिक्रीमेंट हो गया। तो आपको पता है सक्सेसिव चेंज अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। या फिर नेट चेंज बोल सकते हैं, नेट इंक्रीज डिक्रीज, कुछ भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इंक्रीज डिक्रीज, नेट चेंज, सक्सेसिव चेंज, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा 25 का इंक्रीमेंट, 25 का डिक्रीमेंट, 25 माइनस 25 इंटू 25 बाय 100। तो आपने देखा 25 से 25 गया और यहाँ पे क्या बना, 625 बाय 100 मतलब 6.25%। तो आपने यहाँ से देखा कि 6.25% जो है नेगेटिव में, मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देख ली कि एक तरीका ही है। दूसरा तरीका आप इसको रेशो से कर सकते हैं। कैसे, आपने देखा 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। एक नंबर को पहले जो है 25% इंक्रीज किया गया, मतलब जो नंबर था इनिशियली था 4, जिसमें 1 का इंक्रीमेंट किया और उसको फिर कितना बना दिया, 5, ठीक है। हमको पता है कि डिनोमिनेटर में वो होता है जो इनिशियल वैल्यू हो या जिस पे बात हो रही हो, और जो बात हो रही हो उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। आपने देखा इंक्रीमेंट की बात है तो वो न्यूमरेटर में आ गया, और 4 क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, वो क्या होगा आपके लिए, वो नंबर होगा। मतलब 4 में 1 का इंक्रीमेंट किया, नंबर कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया, ठीक है। तो आपने देखा इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू 5। अब जो वैल्यू 5 बन चुकी है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अब डिक्रीमेंट हो रहा है 25% का। तो आप लोग क्या करें, आपने देखा 25% कितना होता है, 1/4, मतलब 4 वैल्यू थी जिसमें एक जो है डिक्रीज हो गया, तो वैल्यू रह कितनी गई, आपने देखा 3 रह गई। आपने देखा कि अगर इनिशियल इंटू इनिशियल करूं और फाइनल इंटू फाइनल मल्टीप्लिकेशन करूं, तो आपने देखा 16:25 आ गया, ठीक है। आपने देखा 16:25 आ गया, मतलब इनिशियल वैल्यू जो थी आपकी 16 थी, और जो एक बार इंक्रीज करके फिर उसमें डिक्रीज करके जो फाइनल वैल्यू बनी वो कितनी हो गई आपके पास, 25 हो गई। सॉरी 25 नहीं, 15 हो गई, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जो बिल्कुल शुरुआत की वैल्यू थी, वो वैल्यू आपके पास क्या थी, 16, और जो एक बार इंक्रीमेंट करके जो नंबर आया उसमें डिक्रीमेंट करके जो वैल्यू फाइनली बनी वो कितनी हो गई, 15। आपको बोला है कि परसेंट इंक्रीज डिक्रीज बताओ। आपने देखा इनिशियली नंबर था 16, फाइनली हो गया 15, तो कितने का डिक्रीमेंट आया, 1 का, किस पे, 16 पे।
तो आपको पता है 1/8 कितना होता है 12.5%। 12.5% का आधा कर दो तो 1/16 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 6.25%। और आपने देखा 16 से 15 गया था, मतलब नंबर कम हुआ, नंबर कम हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, तो आपने देखा डिक्रीज आ गया, एक तरीका ये। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं, मतलब इनिशियल नंबर जो था आपने 100 मान लिया। फिर आपने देखा क्या कि नंबर में जो है 25% का इंक्रीमेंट हुआ, आपने देखा 100% खुद की वैल्यू, 25% का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो गई 125%। अब जो नंबर आपके पास बन गया वो क्या बना, 100 × 125/100 मैंने ब्रैकेट में लिखा है जो। अब ये जो रिजल्टिंग नंबर है इसमें 25% का डिक्रीमेंट, ये नंबर ब्रैकेट वाला खुद नंबर आपस अपने आप में 100% है, इसमें से 25% निकाल दिया तो आपने देखा 100 में से 25 गए, कितना होगा 75%। तो नंबर कितना बचा आपके पास 75%। आपने देखा ये तो गया, और अगर मैं देखूं कि ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा 4 पे, ठीक है। और फिर आप देखते हो कि 75 × 5 ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 375, और 375/4 कितना होगा आपके पास 93.75। आपने देखा इनिशियल नंबर हमने 100 माना था, फाइनली नंबर कितना हो गया आपके पास 93.75। कितने का डिक्रीमेंट आ गया, आपने देखा 6.25 का डिक्रीमेंट आ गया। किस पे आया, 100 जो नंबर माना था। और ये वही फॉर्मूला लगा है जिस फॉर्मूला को आप छोटे होते बोलते थे कि जब परसेंटेज निकालना होता था फॉर्मूला क्या लगता था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू × 100। यहाँ पे भी हमने सेम फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी वही लगा, ठीक है। तो आपने देखा 100 से 93.75 रही, मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है। डिक्रीज कितना परसेंट हो गई 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको चाहे रेशो से कर लो चाहे 100 मान के कर दो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन रेशो से करना सबसे बेटर रहेगा। आपने देखा 57:1/7% की वैल्यू कितनी होगी, सबको पता है 4/7 होगी, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। और 9% को आप 9/100 लिख दो। तो आपने देखा कि ओरिजिनल नंबर जो था वो 7 था, जिसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 57:1/7%, मतलब अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4/7। तो नंबर जो था ओरिजिनली या इनिशियली 7 था, जिसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ, तो नंबर कितना हो गया 11 हो गया। अब जो नंबर बन गया उसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो गया, कितना 9%। 9% मने 9/100, मतलब नंबर था 100 जिसमें से 9 का डिक्रीमेंट हो गया, तो नंबर कितना रह गया 91 रह गया। आपने देखा 7 जो है इसको 13 पे काट देगा, क्यों, क्योंकि आपने अब क्या करना है, दोनों रेशो, मतलब जो ऊपर वाली रेशो और जो नीचे वाली रेशो है, दोनों रेशो को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा कि 7 91 को 13 पे काटेगा, और 13 × 11 कितना होगा 143। तो आपने देखा इनिशियली जो वैल्यू थी वो 100 थी, फाइनली वैल्यू हो गई 143। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 43 का, कितनी वैल्यू पे 100 वैल्यू पे। तो 43% इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम एज इट इज पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला नंबर इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज अगेन डिक्रीज्ड बाय 20%। आपको पता है कि डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% कितना होता है 1/5। तो आपने देखा 5 नंबर था जिसमें से 1 डिक्रीज हो गया, तो नंबर कितना रह गया 4। अब दोबारा ऐसा हुआ कि 5 नंबर था जिसमें से 1 डिक्रीज हुआ, तो नंबर रह कितना गया 4। आपने देखा 5 × 5 कितना 25, 4 × 4 कितना 16। आपने देखा इनिशियल वैल्यू जो थी 25 थी, फाइनल वैल्यू हो गई 16। क्वेश्चन में बोला है बाय व्हाट परसेंटेज शुड द डिक्रीज्ड नंबर बी इंक्रीज्ड, मतलब जो नंबर डिक्रीज हो गया फाइनली जो डिक्रीज होके नंबर बना, क्या बना 16। अब इसको कितना इंक्रीज करूं ताकि ओरिजिनल नंबर माने इनिशियल नंबर बन जाए, मतलब 16 को मैं कितना इंक्रीज करूं कि मेरा 25 बन जाए। तो आपने देखा 16 में कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि 25 बने, 9 का। और किस में करना पड़ेगा 16 में, तो आपने देखा 9/16 × 100%, जिसको आप बोल सकते हो कितना 56.25%, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन। और आप इसको 100 वैल्यू मान के भी कर सकते हो, कैसे, मतलब आपने इनिशियल वैल्यू मान ली 100, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, आपने देखा नंबर जो है डिक्रीज बाय 20%, 100% खुद की वैल्यू, 20% का डिक्रीमेंट, तो कितना हो गया 80%। फिर आपने देखा कि दोबारा 20% डिक्रीज हो गया, 100% खुद की वैल्यू, ठीक है। तो आपने अब देखा कि ये आ गया यहाँ पर कितना, एक सेकेंड, डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका सॉल्व करके कितना आ गया 64।
अब बोला गया है कि इनिशियल नंबर जो था आपका 100 माना था आपने, तो आपका फाइनल नंबर कितना आया 64। आपको बोला गया है क्या कि ये जो डिक्रीज होके नंबर बना कितना 64, इसको कितना इंक्रीज करूं कि ओरिजिनल नंबर यानी कि 100 बन जाए। तो आपने देखा 36 इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 64 में 36 जोड़ूंगा तभी जाके 100 होगा ना। तो आपने देखा 36 इंक्रीज करना पड़ेगा, किसको 64 को इंटू 100%, इसको भी सॉल्व करोगे 56.25% आएगा। सक्सेसिव चेन से करोगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%। 20% मैंने 1/5, तो नंबर जो था वो 5 था, जिसमें 1 का डिक्रीमेंट हो गया, तो नंबर कितने का रह गया 4 का। अब बोला है द डिक्रीज्ड नंबर इज देन इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% मैंने 1/5, तो मतलब 5 नंबर था जिसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो नंबर बना कितना 6, तो नंबर हो गया 6। अब देखा आपने क्या कि 5 × 5 करूँ तो 25 आ रहा है, 6 × 4 करूँ तो 24 आ रहा है। तो इनिशियल और फाइनल का रेशो कितना बन गया आपके पास 25:24। आपको बोला है रिजल्टिंग नंबर। रिजल्टिंग नंबर मैंने एक बार डिक्रीज करके दूसरी बार इंक्रीज करके जो नंबर बना, यानी कि 24 जो है ये रिजल्टिंग नंबर है, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मैंने इनिशियल नंबर, तो रिजल्टिंग नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। क्वेश्चन के हिसाब से 20 कम है, हमारे हिसाब से कितना कम है, मतलब रेशो के हिसाब से कितना कम है। आपने देखा रेशो के हिसाब से 1 कम है, और क्वेश्चन में बोला है कि 20 कम है, तो 1 की वैल्यू जो आ गई 20 आ गई। आपको बोला ओरिजिनल नंबर, 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो ओरिजिनल नंबर यानी कि इनिशियल नंबर निकालने के लिए 25 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू 20, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 20, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं 500। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक नंबर है जिसमें एक बार इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये क्वेश्चन ना CHSL 2019 में आपसे पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये CGL में एक बार आपसे पूछा गया, पता नहीं 18 में ही शायद, ठीक है। क्वेश्चन बोला नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन फर्दर इंक्रीज्ड बाय। अब एक नंबर था कोई, उसमें क्या हुआ, पहले 30% का इंक्रीमेंट हो गया, फिर 25% का डिक्रीमेंट हो गया, फिर 25% का इंक्रीमेंट हो गया। अब आप इसको सक्सेसिव चेन से भी निकाल सकते हैं। पहले 2 को सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी, फिर जो वैल्यू आए उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 25 को सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि -25 + 25 आपस में कट जाएंगे, तो लास्ट में आपके पास कितना बचेगा -6.25। तो 30 को -6.25 के साथ सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी 2 को सॉल्व करके, मतलब 25 को सॉल्व किया, फिर 30 के साथ सॉल्व कर दिया, तो आप 30 और 25 को भी सॉल्व करके जो आए उसको फिर फर्दर 25 के साथ, मतलब इन 3 में से पहले कोई भी दो, चाहे वो पहला और तीसरा हो, चाहे तीसरा और दूसरा हो, चाहे पहला और दूसरा हो, किसी को भी सॉल्व करो, मतलब कोई भी 2 सॉल्व करके तीसरे से आप सॉल्व कर दो, जो पहले 2 सॉल्व करके वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप कोई भी 2 पहले सॉल्व कर सकते हो, जो वैल्यू आए उसको तीसरे से सॉल्व कर दो, ठीक है। तो एक तो हो गया सक्सेसिव तरीका, आपने देखा कि 25 का डिक्रीमेंट और 25 का इंक्रीमेंट, ठीक है, और फिर माइनस का साइन आ जाएगा। तो आपने देखा 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा -6.25%। तो आपने देखा कि इन दोनों को सॉल्व करके जो आया है वो 6.25% का डिक्रीमेंट आया। अब 6.25% के डिक्रीमेंट को आप इससे सॉल्व कर दो, तो आपने देखा 30% का इंक्रीमेंट, 6.25% का डिक्रीमेंट इन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कितना हो गया, ये हो गया 23.75, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास 1.875 आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 21.875%, ठीक है। ये प्लस में है तो इंक्रीज है, अब 21.875, तो आप कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 22% आ जाएगा। तो 22% इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो राउंड ऑफ ध्यान से करेंगे और रेशो से कर लो। देखो रेशो से करा देता हूँ। आपने देखा 30% इंक्रीज हो गया, तो मतलब 30% मैंने 3/10, मतलब 10 वैल्यू थी, 3 का इंक्रीमेंट हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई 13। फिर डिक्रीज हो गया 25%, आपने देखा 25% डिक्रीज, 25% होता कितना 1/4, 4 में 1 डिक्रीज हो गया, कितना रह गया 3। फिर 25% इंक्रीज हो गया, मतलब 4:5, ठीक है। तो आपने देखा पहले तो ये 2 पे जा रहा है, ये आ गया 32 और इधर आ गया 39, ठीक है। तो आपने देखा कितने का इंक्रीमेंट, ये आ गया इनिशियल का रेशो, ये फाइनल का। तो
तो 32 से वैल्यू 39 हो गई, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 7 का। कितने पे? ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा कि ये आ जाएगा 21.725%, जिसको आप बोल सकते हैं कितना? 22%। ठीक है, और 100 मान के करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा 100 माना अगर आपने, तो आपने देखा 30% का इंक्रीमेंट, 100% खुद की वैल्यू 30% का इंक्रीमेंट, फिर 25% का डिक्रीमेंट, 100% खुद की वैल्यू 25% डिक्रीमेंट, तो 75%। ठीक है, फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके बटे 100 करके इंटू 100 कर दो, आपका परसेंटेज जो है यही आएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना, इससे पिछला मैंने 3 मेथड से आपको बता दिया। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फर्म इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द वेजेस पर हेड इज डिक्रीज्ड बाय 25%। इफ इट रिजल्ट्स इन x% डिक्रीज इन टोटल वेजेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहली बात तो हम चीज़ समझे क्या कि ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि आपने एक फॉर्मूला बनाओ पहले तो। ठीक है, आप फॉर्मूला बनाओगे तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं, मान लो अगर मुझे पता करना है कि मुझे टोटल वेजेस कितने देने पड़ रहे हैं, तो मैं टोटल वेजेस को जब पता करूंगा कि मुझे कितने देने पड़ रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किस किस को। आपने देखा, अगर मुझे पता करना है कि मुझे टोटल वेजेस कितने देने पड़ रहे हैं, मेरी एक कंपनी है, मुझे पता करना है कि मुझे टोटल वेजेस कितने देने हैं, तो मैं क्या करूँगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा वेजेस पर हेड से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि यार मैं अगर बात करता हूँ, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, हर एक का वेज जो है वो कितना है, मतलब हर एक बंदे का जो वेजेस है वो कितना है। मैंने बोला कि चलो 10 बंदे काम कर रहे हैं, हर एक का वेज 100 है, तो मुझे टोटल वेजेस कितने देने पड़े? आपने देखा कि यार 10 बंदे थे, हर एक को 100 देना पड़ रहा है, तो 1000 आपको टोटल वेजेस पे करना पड़ेगा। तो ये उससे फॉर्मूला जनरेट होता है, तो आपको ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, आपको बताना है कि टोटल वेजेस में क्या हो रहा है। टोटल वेजेस में x% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टोटल वेजेस में क्या हुआ? x% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो 25% बढ़ गए और वेजेस पर हेड जो है 25% घट गए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की क्या कि एक वैल्यू है टोटल वेजेस, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और वेजेस पर हेड जो है मल्टीप्लिकेशन है, और एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, एक वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एक वैल्यू में इंक्रीमेंट, एक वैल्यू में डिक्रीमेंट। तो आप इसका सक्सेसिव चेंज निकालेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बीच में। तो आपने देखा कि 25% का इंक्रीमेंट, 25 का डिक्रीमेंट, 25 × 25/100, तो आपने यहाँ से देखा कि 25 से 25 गया, ये आपकी x% की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा बाद में बचा कितना? 6.25%। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन में भी आपको डिक्रीज ही दिया है, तो टोटल वेजेस जो है वो 6.25% डिक्रीज हो जाए। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, फॉर्मूला वगैरह हमने प्राइस एंड कंजप्शन में बनाया था। ठीक है, और आप इसको रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। आपने देखा 25% बने कितना? 1/4, तो वैल्यू 4 से 5 हो गई। फिर वेजेस जो है पर हेड डिक्रीज हो रहा है, 25% बने 1/4, 4 में से एक वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो वैल्यू कितनी रह गई? 3। तो आपने देखा 16 जो वैल्यू है वो इनिशियल है, फाइनल वैल्यू कितनी है? और ये कैसे आया? आपने देखा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का रेशो आपने ऐसे लिख दिया, इनिशियल और फाइनल का रेशो, और फिर वेजेस पर हेड का रेशो आपने ऐसे लिख दिया। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और वेजेस पर हेड, तो आपका टोटल वेजेस का रेशो आ जाएगा इनिशियल और फाइनल का। तो आपने देखा 16 था, 15 हो गया, तो कम कितना हुआ? 1। इनिशियल कितना था? 16, तो यहाँ से भी आपका 6.25% आ जाएगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है रिवेन्यू। रिवेन्यू का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? रिवेन्यू का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है? रिवेन्यू लिखना है लेफ्ट में, टैक्स इनटू कंजप्शन। ठीक है, आपने देखा कि अगर मैं 100 रुपये की चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ और 10% उस पर टैक्स है, तो आपने देखा 10 रुपये टैक्स बन गया। तो 100 रुपये की चीज़ 10% टैक्स, तो आपने देखा कि टैक्स और कंजप्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास रिवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब टैक्स में क्या हुआ? डिक्रीमेंट हुआ 10% का, और कंजप्शन में इंक्रीमेंट हुआ। आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, तो आपके पास आंसर जो है डी आ जाएगा। ठीक है, तो खुद से कर लेना सॉल्व।
अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है इन अ कंपनी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेज बाय X%, ऑल्सो देयर वर्किंग आवर्स इंक्रीजेज बाय X%, ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज बाय इतना। तो अब फॉर्मूला आपको बनाना है। तो आप लोग एक चीज़ समझ रहे हैं कि सर प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा ना, मैं बोलूँगा सर प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ठीक है। प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो आपने देखा कि जितने बंदे काम कर रहे हैं और उनके वर्किंग आवर्स को अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आपको बोला है प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इतना इंक्रीज कर गई, कितना 63.84%। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो X% बढ़े, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो X% बढ़े और वर्किंग आवर भी जो है वो X% बढ़ा। ठीक है, तो आपने देखा नंबर ऑफ एम्प्लॉय और वर्किंग आवर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप सोच रहे हैं क्या कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है X% इंक्रीज कर रहे हैं, वर्किंग आवर जो है X% इंक्रीज कर रहा है, तो प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी 2 बार इंक्रीज कर रहा है। कितना परसेंट? X%। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और वर्किंग आवर जो है मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अगर एडिशन में होता तो एक ही बार इंक्रीमेंट हो रहा होता, अभी जो है मल्टीप्लिकेशन है, मतलब X% का 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है। किस में? प्रोडक्शन ऑफ कंपनी में। तो आपने देखा कि इसका सक्सेसिव क्या आ जाएगा? आपने देखा एक बार इंक्रीमेंट और दूसरी बार भी इंक्रीमेंट है, x²/100। ठीक है, अब ये आ गया क्या? प्रोडक्शन ऑफ कंपनी का इंक्रीज परसेंटेज। ठीक है, और आपको इंक्रीज परसेंटेज की वैल्यू दी कितनी है? आपको वैल्यू दी है 63.84%। तो अब आपने देखा कि यहाँ से x + x + x²/100 की वैल्यू कितनी आ गई? 63.84। अब ये जो है आपके पास क्या है? ये जो है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका अपना लेट करना शुरू करो। क्या आपने देखा कि यार अगर मैं मानूं कि x की वैल्यू जो है 25%, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में 25% इंक्रीज किया, वर्किंग आवर भी, तो मैं बोलूं कि x की वैल्यू अगर 25 है तो आपने देखा 25 + 25 + 25 × 25/100। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आप देखोगे 56.25 आ जाएगा, पर वैल्यू 56.25 से तो ज़्यादा है। फिर आप देखोगे यार मैं 30 रख के देखता हूँ, 30 रख के देखोगे तो 30 + 30 + 30 × 30/100, तो आपने देखा 69 वैल्यू हो गई। अब 69 से वैल्यू कम है, मतलब 25 से 30 के बीच में है x की वैल्यू। ठीक है, 25 से 30 के बीच में है x की वैल्यू। अब वैल्यू देखो मानना शुरू करते हैं, चलो। ठीक है, आपने देखा कि आपको जो है ना पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट डिजिट है वो 4 चाहिए। ये कैसे आ सकता है? ये ऐसे आ सकता है कि यहाँ पे जो x² बन रहा है, मैं कोई नंबर ऐसा रखूँ जिसका स्क्वायर जब होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 आना चाहिए। देखो कैसे, मैंने देखा 26, अगर मैं 26 रखूँ, आपने देखा 26 × 26 52 हो गया। ठीक है, और फिर बोलोगे कि 26 का स्क्वायर होता है 676। 676/100 करूँगा तो 6.76। अब यहाँ पे जो डिजिट बना ये 6 है, पर ये है 4। फिर आपने 27 किया, 27 × 27 करोगे कितना आता है? 729 आता है। ठीक है, फिर लास्ट में आपका क्या डिजिट बनेगा? यहाँ पे 9, आपको चाहिए 4। अब आप 28 रख के देखो, 28 आपने रखा तो आपने देखा 28 + 28 कितना हो जाएगा? 56। और 28 × 28 कितना होगा? सबको पता है 28 × 28 कितना होता है? 7.84। अब 7.84 + 56 कितना हो जाएगा? आपने देखा 56 में 7.84 अगर मैं जोड़ूंगा तो 63.84% आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 28%। ये आप हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जैसे कैलकुलेशन में आप लोग मास्टर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अभी मैं समझाने का देखो माइंडसेट पता चलना चाहिए कि किस माइंडसेट से कौन सा क्वेश्चन निकलता है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पे 4 है ना, तो आपको 25 से 30 के बीच में देखना। तो आप सोचोगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तब 4 बनता है, तो यहाँ पे लास्ट में 4 जो डिजिट आया है ये तभी मैं ला सकता हूँ अगर मैं लास्ट जो नंबर हो वो कितना हो? 8। तो आपने देखा 25 से 30 के बीच में जो नंबर है वो 28 ही है, जिसके यूनिट डिजिट जो है वो 8 है। ठीक है, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो कितना परसेंट बढ़ रहे थे? आपको बोला था X%। X% की वैल्यू कितनी आ गई? 28%। ठीक है,
आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी इफ टोटल 210 न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी। मतलब नंबर के हिसाब से नए कितने एम्प्लॉयज आए। आपने देखा परसेंटेज के हिसाब से जो एम्प्लॉयज में इंक्रीमेंट हुआ वो 28% हुआ, पर नंबर के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट हुआ 210। तो 28% की वैल्यू 210, 1% की वैल्यू कितनी होगी 210/28। अब मैं अगर 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये 3 और ये गया 4 पे और ये गया 25 पे, तो 750। मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे 750। ठीक है, अगर आपको बोलता कि इंक्रीज होने के बाद जितने एम्प्लॉयज हो उनका नंबर बताएं, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अभी आपसे पूछा है। अगर आपको बोलता कि फाइनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताएं तो आप क्या करते, तो आप 750 में 210 जोड़ के दिखा देते कि इनिशियल जो थे वो 750 निकले, 210 जोड़ा तो आप बोलोगे कि सर 960 जो थे वो फाइनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे। या फिर 100% की वैल्यू निकाली आप 1% के बाद सीधा, अगर 100% इनिशियल 28% का इंक्रीमेंट तो 128% की वैल्यू निकालते तब भी आपका 960 ही आता। ठीक है, पर अभी आपको 750 निकालना था। ठीक है, 750 आपका आ जाएगा। ठीक है, और भी एक दो तरीके हैं देखो क्वेश्चन करने के। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं, देखो प्रोडक्शन जो है कंपनी का वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। आपने देखा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और वर्किंग आवर जो है वो सेम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है और वर्किंग आवर्स जो है वो सेम परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप एक बात बोल सकते हैं क्या, आपने देखा प्रोडक्शन जो है कंपनी का वो कितना इंक्रीज हो गया, आपने देखा 63.84%। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो आप बोलोगे 63.84/100। आप बोलोगे सर इनिशियली जो था प्रोडक्शन 100 था जिसमें कि 63.84 का इंक्रीमेंट हुआ, तो प्रोडक्शन कितना हो गया 163.84। और अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ पॉइंट तो आप बोलोगे कि सर प्रोडक्शन का इनिशियल और फाइनल का जो रेशो है वो कितना आ गया, वो 10,000 रेशो 16,384 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है और वर्किंग आवर जो है सेम परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे हैं। अगर वो सेम परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे हैं तो आप एक बात बोल सकते हो क्या कि प्रोडक्शन जो है अगर सेम परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं वर्किंग आवर और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो आप दोनों को इक्वल लिख लो। आपने मान लिया क्या कि प्रोडक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सेम परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं। अगर वो सेम परसेंट से इंक्रीज ना कर रहे होते तब ये आप कतई ना लिख पाते। ठीक है, तो आपने देखा कि n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो है आपने देखा, तो आपने देखा कि इसका अंडर रूट कर दो तो आपने देखा कितना रेशो आ जाएगा 100/128। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वर्किंग आवर का जो रेशो आपके पास बना है वो कितना बना है 100/128। तो आप बोल सकते हो 100 इनिशियली था, 128 फाइनली हो गया, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 28 का, कितने पे 100 पे। तो यहाँ से भी आप 28% निकाल लेते हैं जो कि आपके पास x% की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ एक्सपेंडिचर और, मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं था पर एक्सपेंडिचर और कंजप्शन वाली वीडियो में ये क्वेश्चन तीसरे नंबर में मैंने आपको कराया था। ठीक है, ऐसा सेम इक्वेशन अलग है, सेम क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, रेशो से करना, रेशो से कर दो। आपने ओरिजिनल प्राइस को क्या माना, ओपी मान लिया आपने देखा ओरिजिनल प्राइस में क्या हुआ, पहले 20% का इंक्रीमेंट, 100% खुद की वैल्यू 20% का इंक्रीमेंट तो 120% हो गया। फिर दोबारा 10% का इंक्रीमेंट, अब इस ब्रैकेट की वैल्यू 100%, इसमें 10% का इंक्रीमेंट तो 110% हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे जब तो आप देखोगे कि ये 11 पे गया, ये 10 पे गया और ये 6 पे गया, ये गया 5 पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो
कि ये 3 पे गए और ये 5 पे, तो आपने देखा 33 जो है इसको कितने पे काटेगा, आपने देखा 33 जो इसको काटेगा वो 0.5 पे काट देगा। तो ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितना हो गया 0.5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 12.5 रुपीज़। ठीक है, एक तरीका ये है, आप रेशो से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 20% का इंक्रीमेंट, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 5 वैल्यू थी जो कि बढ़कर कितनी हो गई 6, क्योंकि उसमें 1 का इंक्रीमेंट। फिर आपने देखा 10% माने 1/10, तो 10 वैल्यू थी जिसमें 1 बढ़ाया तो वैल्यू कितनी हो गई 11। तो आपने देखा कि इनिशियल और फाइनल का रेशो कितना बन के आ रहा है आपके पास, आपने देखा कि इनिशियल और फाइनल का रेशो जो है 25:33 बन के आ रहा है। फाइनल प्राइस की आपको वैल्यू दी है। ठीक है, 33 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू 0.5, तो 25 की वैल्यू आप निकाल लोगे 12.5, ये जो है ओरिजिनल प्राइस आपके पास आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सपेंडिचर और कंजप्शन की वीडियो में तीसरे नंबर पे करा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख लें, और पिछले क्वेश्चन से अगर आप देख के करेंगे तो आप वैसे भी कर देंगे इसको रेशो से भी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की क्वेश्चन में मैंने सेकंड नंबर पे कराया था। ठीक है, खुद भी कर सकते हैं आप लोग और खुद से ट्राई करना। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, माधव की जो सैलरी थी उसमें पहले साल 5% का इंक्रीमेंट, दूसरे साल 10% का, इंक्रीज्ड सैलरी इतनी हो गई, ओरिजिनल आपसे पूछ के ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था वैल्यू ऑफ अ मशीन डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इतनी है तो 3 साल पहले कितनी थी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आपने देखा 5%, हर साल जो है 5% के हिसाब से जो है डिक्रीज हो रही है मशीन की वैल्यू, तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई 1/20। तो आपने देखा कि 20 जो था वो इनिशियल वैल्यू था जिसमें 1 का डिक्रीमेंट हुआ, तो वैल्यू रह कितनी गई 19। तो आपने देखा पहले साल 20:19 हुआ, दूसरे साल भी यही काम हुआ, तीसरे साल भी यही काम हुआ। ठीक है, तो आपने देखा 20 × 20 × 20 कितना हो जाएगा 8000, 19 × 19 × 19 कितना आ जाएगा आपके पास, आपको पता है कि 19 का क्यूब क्या होता है 6859। ठीक है, तो आपने देखा कि इनिशियल वैल्यू इतनी आ गई, फाइनल वैल्यू इतनी आ गई, फिर आपको बोला प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इतनी है, कितनी 394,392.5। ठीक है, आपको बोला कि 3 साल पहले की मशीन की वैल्यू बताएं, मतलब इनिशियल वैल्यू। आपको फाइनल वैल्यू देखे, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछा है, निकाल लो। तो आपने देखा 6859 की जो वैल्यू है वो 394,392.5 हो गई। तो 1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको सॉल्व करके 394,392.5 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 6859 से, तो आप देखोगे कि ये जाएगा कितने में, ये जाएगा 57.5 पे। ठीक है, 1 की वैल्यू 57.5, तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57.5 × 8000, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 46,000 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। 46,000 नहीं, सॉरी 4,60,000 आ जाएगा। मतलब 3 साल पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी 4,60,000, जिसमें हर साल 5% का डिक्रीमेंट होता गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे बेस है। क्वेश्चन बोला था रेड ब्लड सेल जो है इन अ ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% पर आवर, और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में बोला द रेड ब्लड सेल्स इन अ ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 hours, decreases by 10% in next 1 hour, remains constant in next 1 hour and again increases by 5% per hour in next 2 hours। आपको बोला है ओरिजिनल काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द सैंपल इज 40,000। आपको बोला है कि 6 घंटे के बाद जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट होगा वो बताएं। देखो, आपने देखा क्या, आपने देखा कि सर 40,000 जो है वो ओरिजिनल रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, पहले घंटे क्या हुआ, आपने देखा क्वेश्चन में आपको बोला है कि पहले 2 घंटे 10% पर आवर के हिसाब से बढ़ेगा, मतलब पहले घंटे भी 10% बढ़ जाएगा, मतलब पहले घंटे भी 10% का इंक्रीमेंट, दूसरे घंटे भी 10% का इंक्रीमेंट, 100% खुद की वैल्यू 10% का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो गई 110/100। अब ये जो वैल्यू बन गई इसमें दोबारा 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 2 घंटे के बाद जो तीसरा घंटा है उसमें क्या हुआ, तीसरे घंटे में 10% डिक्रीज हो गया। आपने देखा 2 घंटे के बाद जो वैल्यू बनी खुद में 100% होगी, जिसमें से 10% का डिक्रीमेंट हो गया, तो वैल्यू कितनी रह गई 90%। ठीक है,
फिर बोला रिमेन कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर, मतलब जितनी वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू रही अगले घंटे। तो आप यहाँ तो लिख सकते हैं 100%, लिखोगे तब भी सही, नहीं लिखोगे तब भी सही, क्योंकि कट जाना है फिर, ठीक है। 100% से 100% कट जाएगा। और फिर आपको बोला है क्या कि अगेन इंक्रीजेज बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ तक जो है वैल्यू कितनी है 100%, 5% का इंक्रीमेंट अगले 2 घंटों में हो रहा है। तो हर घंटे अगर 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू, 5% का इंक्रीमेंट तो कितनी वैल्यू हो गई 105/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आपने देखा 2 0, ये 4 0 तो कट गई, उसके बाद ये 2 0 से ये 2 0 जा रही है, ठीक है। और फिर आप देखो कि ये गया, और फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 48024,900 बाय 1000, तो ये दोबारा गया। तो आपने देखा 48024.9 आ गया, जिसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 48025। तो ये जो है आपका डी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को लेने का और समझाने का जो मेरा पर्पज़ है वो शायद आपका जो डाउट हो एक आधा बचा मेंसुरेशन में वो भी क्लियर कर देगा आपका, और प्लस और मल्टीप्लिकेशन में क्या फ़र्क है मैं वो चीज़ भी आपको समझाऊंगा इससे, ठीक है। देख फंक्शन क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है 3a 2bc और 5c² d। तो आप इनको c इंटू d भी लिख दो, ठीक है। c/d भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन में बोला है ABCD इंक्रीजेस बाय 65%, 32%, 25%, 5.6% रिस्पेक्टिवली। आपको परसेंटेज चेंज बताना है F में, ठीक है। आपने देखा कि A में कितना इंक्रीमेंट हो गया, आपने देखा 65% का इंक्रीमेंट, ठीक है। अब 65% का अगर A में इंक्रीमेंट हुआ है और A की टर्म में A के अलावा कुछ और नहीं है, उसके बाद प्लस का साइन लगा है, ठीक है। देखो जैसे B की टर्म में B के बाद C है मल्टीप्लिकेशन में, A के साथ तो कोई वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, B के साथ है C और C के साथ B है, ठीक है। तो आपने देखा A के साथ कोई वेरिएबल जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है 3, तो 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कोई वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है और A के बाद साइन लगा है प्लस का, तो आप देखोगे जितना इंक्रीमेंट A में हुआ उतना ही इंक्रीमेंट फंक्शन में होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट 65% आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको चारों ऑप्शन में कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, अगर आपको ऑप्शन गिवन होता है क्या 61%, 63%, 65% और दिया होता आपको कांट बी डिटरमाइंड। अगर आपको दिया होता 65%, 63%, 65%, 63%, 61% और कांट बी डिटरमाइंड अगर आपको दिया होता, तब आप इसको फर्दर चेक करें, ठीक है। कैसे? आपने देखा कि बी और सी, बी जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है 32%, सी जो है कितना इंक्रीज कर रहा है 25%। तो आपने एक चीज़ देखी कि अगर मुझे पता करना है कि बी सी में सक्सेसिव कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप देखोगे कि सक्सेसिव अगर मुझे निकालना है तो 32 + 25 और 32 × 25/100। तो आपने देखा 25 जो है 100 को 4 पे काटेगा, 4 इसको 8 पे, तो 32 में अगर मैं 25 जोड़ूँ तो कितना आएगा 57 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 65%। तो आपने देखा कि BC 2BC जो है, अगर मैं ये वाला जो पार्ट है अगर मैं देखूं कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे कि B और C की मल्टीप्लिकेशन में भी जो है वो 65%, या B और C का अगर मैं सक्सेसिव निकालूं तब भी 65% हो रहा है। अब आप दोनों में देखा, आपने देखा प्लस से पहले भी, मतलब 3A की जब बात हो रही थी तब तो 65% इंक्रीज हुआ ही, और 2BC की जब बात हो रही है तब भी 65% इंक्रीज हुआ, और A और 2BC के बीच में प्लस का साइन है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये भी 65% इंक्रीज कर रहा है, ये वाला पार्ट भी 65। तब जब 4 ऑप्शन ये गिवन होते कांट बी डिटरमाइंड के साथ, तो आप कह सकते थे कि अब तो पक्का 65% का इंक्रीमेंट हो रहा है, आपको तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा हो जाए, क्या अगर हो जाता है यहाँ पे आ जाता 65% और यहाँ पे कुछ आपको दे देता 57%, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके जो है आपका आ रहा होता कुछ 57%, तब ये क्वेश्चन कांट बी डिटरमाइंड हो जाता, क्योंकि
जितना यहाँ इंक्रीमेंट होगा उतना ही प्लस के बाद यहाँ और उतना ही यहाँ होगा, चाहे आप सक्सेसिव लगा ले कुछ भी लगा ले, होना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज जो एफ की वैल्यू हो जाएगी वो काफ़ी सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया था आपको इनफाइनाइट वैल्यू कभी भी लाना पॉसिबल नहीं है। जब आपको मैं मेंसुरेशन करा रहा था, मैंने पैरामीटर के एग्जांपल में आपको बताया था। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी वैल्यू लानी पॉसिबल नहीं है, एक ही वैल्यू लानी है। अगर एक ही वैल्यू तीनों से आ रही है, अब आप देखो कि सी में कितना इंक्रीमेंट है, आपने देखा 25%, 25% और डी में कितना 5.6%। मतलब ये जो सी स्क्वायर डी है इसमें 3 बार इंक्रीमेंट होगा, 2 बार तो 25% का, 1 बार 5.6। आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 25 + 25 + 25 × 25 जो कि कितना हो जाएगा 56.25। और फिर इसके बाद अगर इसको 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 56.25 × 5.6/100 अगर आप करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ से आप देखेंगे कि इसको भी सॉल्व करके जो है आप करके देख लेना 65% ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए क्या कि इसका और इसका जितना इंक्रीमेंट होगा, अगर सेम वैल्यू है तो एफ का भी उतना इंक्रीमेंट होगा। अगर तीनों की वैल्यू अलग अलग है तो कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा आपका। ठीक है, पर ऑप्शन में अगर कांट बी डिटरमाइंड अवेलेबल नहीं है तो आप देख लो पहले में कितना इंक्रीमेंट हुआ, बस उतने में ही फिर सबका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है A, B, C, D are 4 employees working in a company. In 2 years, each of them got hike in a salary as follows. If all of them have the same salary at the end of 2 years, who got the least hike in his salary? क्वेश्चन बोला है A, B, C, D 4 एम्प्लॉयज है किसी कंपनी में, 2 सक्सेसिव ईयर, मतलब लगातार 2 ईयर्स में क्या हुआ, हर एक को हाइक मिला, मतलब हर एक की सैलरी जो है बढ़ गई। 2 साल के बाद हर एक की सैलरी जो है सेम हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे कम बढ़ोतरी किसकी सैलरी में हुई। देखो आपने क्या किया, आपने ना P और P+1 को सॉल्व करने के बजाय आपने P की एक वैल्यू मान ली कितनी 10%, तो आपने देखा 10% और P+1 कितना हो जाएगा 11%। मतलब इसकी सैलरी, ए की सैलरी में क्या हुआ, पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 11%, और P+2 कितना 12% और P-1 कितना हो गया 9%। ठीक है, तो आपने देखा ए की सैलरी पहले साल कितना बढ़ी, इतना, दूसरे साल इतना। फिर आपने देखा बी की सैलरी पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, सी की सैलरी पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, और डी की सैलरी जो है पहले साल 15% बढ़ी और दूसरे साल 6% बढ़ी। आपने निकाल लिया इसका सक्सेसिव। आपने देखा सक्सेसिव जब आपने इसका निकाला तो आपकी जो वैल्यू है वो इतनी आ गई। ठीक है, फिर आपने देखा 12 + 9 करूँ तब वैल्यू आ जाएगी इतनी, 13 + 8 करूँ तो वैल्यू आ जाएगी सक्सेसिव की इतनी, और फिर अगर 15 + 6 करूँ तो वैल्यू आ जाएगी सक्सेसिव की इतनी। अब आपको देखना है सबसे लीस्ट जो वैल्यू है वो किसकी आएगी। जिसकी सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी उसी की सैलरी में सबसे लीस्ट बढ़ोतरी हुई होगी, सबसे लीस्ट हाइक हुआ होगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ तो सबको सॉल्व करूँगा, अगर मैं 10 और 11, 12 और 19, 13 और 8, 15 और 16, 15 और 6, इन सब की वैल्यू तो आ रही है 21। तो इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो मतलब इन वैल्यूज़ पे तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड सिर्फ इस पे करेगा कि किसकी वैल्यू सबसे कम आती है। आपने देखा इसको सॉल्व किया, आपने देखा इसको सॉल्व करके जो है आपका कितना आ रहा है, इक्कीस प्लस 110/100 कितना 1.8। तो आपने देखा 21 + 1.08, 21 + 1.04 और 21 प्लस कितना आ गया 15×6 90.9। तो आपने देखा इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ी और इसकी सैलरी जो है वो सबसे कम बढ़ी है। तो कह सकते हैं क्या कि डी की सैलरी में सबसे कम हाइक हुआ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज वैल्यू कैसे हो रही है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। पॉपुलेशन के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला 2010 में एक लाइब्रेरी में 11,500 बुक्स हैं, 2 कैटेगरीज में, फिक्शन और नॉन फिक्शन। ठीक है, 2015 में लाइब्रेरी में 12,760 बुक्स हो जाती हैं इन दोनों कैटेगरीज में। फिक्शन जो बुक है वो 10% इंक्रीज करी, नॉन फिक्शन जो बुक है वो कितनी इंक्रीज करी 12%। आपको बताना है फिक्शन बुक जो है वो लाइब्रेरी में कितनी हो जाएंगी 2015 में। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको एक और ज्ञान की बात पता चलेगी। ठीक है,
तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज्ञान आपको मिलता जाएगा। देखो, आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि 11,500 बुक्स हैं, ठीक है, और बढ़ के जो बुक्स हैं वो 12,760 हो गया। तो आपने देखा 12,760 में से अगर मैं 11,500 निकालूं तो आप बोलोगे कि सर 1,260 बुक्स का इंक्रीमेंट हो गया। अब आप इसको ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, x + y = 11,500, और फिर वो जो 4 इक्वेशंस हमने बनाई थी, 3 इक्वेशन बनाई थी, कोई भी 2 इक्वेशंस हम इसको सॉल्व कर सकते थे। एक वो तरीका है, और एक है एलिगेशन। हम इसको एलिगेशन से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा कि नंबर ऑफ बुक्स में जो कि फिक्शन और नॉन फिक्शन को मिला के बुक्स हैं, तो उसमें कितनी बुक्स इंक्रीज हो गई, आपने देखा 1260, ठीक है। 1,260 बुक्स जो है वो टोटल इंक्रीज हो गई जिन बुक्स में, मतलब ये जो 1,260 बुक है इसमें फिक्शन बुक्स भी है और नॉन फिक्शन बुक्स भी है, ठीक है। आपने देखा फिक्शन बुक्स में कितने % इंक्रीमेंट हुआ, आपने देखा फिक्शन बुक में 10% इंक्रीमेंट हुआ। इनिशियल जो बुक्स थी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स वो कितनी थी, 11,500। 11,500 का 10% कितना हो गया, आपने देखा 1,150, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था ना कि मेल पॉपुलेशन 10% इंक्रीज कर रही थी, फीमेल 8%, तो वैसे ही इसमें आपने देखा 11,500 का 10% कितना होगा, फिक्शन कैटेगरी जो इंक्रीज कर रही है, आपने देखा 11,500 का 10% हो जाएगा 1,150। अब 1,150 जो बुक है वो फिक्शन कैटेगरी की इंक्रीज हुई, और नॉन फिक्शन कैटेगरी की कितनी बुक्स इंक्रीज हुई, आपने देखा 11,500 का 12% निकाल लो। आपने 11,500 का जब 12% निकाला तो आपने देखा कितना आ गया, 1,380। मतलब नॉन फिक्शन जो बुक इंक्रीज हुई हैं वो कितनी हुई हैं, 1,380। और बीच में किसकी वैल्यू आ गई, बीच में वैल्यू आ गई टोटल नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड। कौन कौन सी बुक, निक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन, दोनों बुक्स मिला के जब टोटल नंबर ऑफ बुक्स की बात हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी इंक्रीज हुई, आपने देखा 1,260। तो आपने सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना आ जाएगा, 120। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखूं तो आप देखोगे कि 110। तो आपने देखा फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 12:11। अब कई लोग ये करेंगे क्या कि सर 2015 में 12,760 बुक्स है, ठीक है। कहीं बोलेंगे कि सर 2015 में 12,760 बुक्स है। अगर मैं 12:11 में 12,760 को बांट दूँ, अगर मैं 12,760 को 12:11 में बांट दूं तो मेरे पास नॉन फिक्शन और फिक्शन बुक्स आ जाएंगी कितनी, 2015 में। मैं बोलूँगा बिल्कुल बांट दो, पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये जो 12:11 आपके पास रेशो आया है, ये जो इनिशियल बुक्स थी ना 2010 में जो बुक्स थी उसका रेशो आया है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये जो 12 और 11 रेशो आया है ये फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स का जो रेशो है वो इनिशियल नंबर ऑफ बुक्स यानी कि 11,500 यानी कि 2010 का रेशो आया है, ठीक है। तो आपने देखा 12 और 11 को टोटल जोड़ा तो आपने देखा कितना आ गया, 23। मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 23 रेशो के हिसाब से। क्वेश्चन में कितनी है, अगर मैंने फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ बुक्स का रेशो निकाल लिया तो कितना आ गया, 23। और क्वेश्चन में बोला है कितना, 11,500। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 500। आपने निकालना है क्या, आपको बताना है हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर इन द लाइब्रेरी इन 2015, ठीक है। तो आप एलिगेशन से सॉल्व करके जब रेशो में बांटेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स तो आप इनिशियल वैल्यू में बांटेंगे। मतलब 2010 में जो फिक्शन बुक और नॉन फिक्शन की वैल्यू है आप वो निकाल सकते हैं सिर्फ इस वैल्यू से, 2015 की नहीं निकाल सकते। 2015 के लिए आपको एडिशनल एक स्टेप लेना पड़ेगा। आपने देखा 12 की वैल्यू अगर आप निकाल दो, 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। आपने देखा 12 की वैल्यू जब आपने निकाली 6,000। अब ये जो 6,000 बुक्स हैं, ये जो 6,000 फिक्शन बुक्स हैं ये 2010 सन में है, ठीक है। तो आपको 2015 सन में बतानी है। तो आपको पता है कि 2010 से 2015 में फिक्शन बुक्स में कितने % इंक्रीज हुआ, 10%। 100% खुद की वैल्यू 10% का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो गई, 110%। तो आपने देखा 6600 बुक्स जो है वो हो जाएंगी 2015 में कितनी, 6600 बुक्स हो जाएंगी फिक्शन। और नॉन फिक्शन अगर किसी को निकालनी है तो वो क्या करे, 12,760 में से 6600 को माइनस कर दे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6160। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं नॉन फिक्शन में, ठीक है। क्योंकि 2015 में कितनी है, 12,760
और 2015 में फिक्शन है अगर 6600 तो डिफरेंस ले लेंगे तो आपके यहाँ नॉन फिक्शन आ जाएंगी 2015 में कितनी हो जाएंगी। और 2010 की अगर नॉन फिक्शन बतानी है तो 11 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 5500, क्योंकि एक की वैल्यू 500 है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बैंक में पूछा जा चुका है, बैंक पीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ठीक है। और इसी को देख के, इसी क्वेश्चन को देख के एसएससी ने भी आपसे अगला क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपसे CHSL 19 में पूछ लिया था, ठीक है। और CHSL 19 के सेट्स में मैं आपको एक क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। 13 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 1 में जो 16 क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए दूंगा, पिछला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और अगला आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं समझ आता तो आप वो वाली वीडियो देख लेना CHSL 2019 के सेट की, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला द प्राइस ऑफ अ कार इज इतना, क्वेश्चन बोला इट वॉज इंश्योर्ड टू 85% ऑफ इट्स प्राइस, मतलब अपने प्राइस का 85% जो है उसका, मतलब उसके खुद के प्राइस का 85% का क्या हुआ है, उसका बीमा हो गया। क्वेश्चन बोला इन एन एक्सीडेंट कार जो है डैमेज्ड हो गई कंप्लीटली, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस का 90% दिया, ठीक है। आपको बताना है क्या, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो आपने मान लिया क्या, आपने मान लिया कि सर 100% जो है ना वो आप मान लीजिए कि प्राइस ऑफ कार जो है वो 100% है, मैंने मान लिया। फिर आपने देखा इंश्योरेंस कितने का हो रहा है, आपने देखा इंश्योरेंस जो है वो 85% का है, तो आपने देखा 85% जो है इंश्योरेंस हो जाएगा। आपने देखा कि इंश्योरेंस कितने का हुआ, टोटल वैल्यू का या टोटल प्राइस का 85% का इंश्योरेंस हुआ है, तो आपने देखा 85% का इंश्योरेंस हो गया और उसके भी 90% वैल्यू मिली। तो आपने देखा 100% प्राइस जिसका 85% का इंश्योरेंस हो गया और उसका भी 90% मिला, मतलब 85% का 90% मिला। तो आपने यहाँ से देखा कि 85 × 90 अगर मैं करूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा, 85 × 9, ये आ गया 76.5%। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने जो है एक्सीडेंट के बाद जब कार कंप्लीटली डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने इतने पैसे दिए। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ कार एंड अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट जो है वो 76.5% रिसीव हुई और प्राइस जो है कार का हमने कितना माना था 100%। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 23.5% आ गया। तो आप निकाल लो। आपने देखा 100% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100% की वैल्यू हमने क्या माना था, प्राइस ऑफ कार हमने 100% माना था, तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, इतनी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3250। आपको निकालनी है 23.5%, जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, डिफरेंस की, प्राइस ऑफ कार और अमाउंट रिसीव्ड। तो आपने देखा कि कितना आ जाएगा, 3250, तो ये आ जाएगा 76,375, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि आपने देखा 3,25,000 की कार, इसका 85% का बीमा हुआ, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा जो आप बता रहा हूँ, ठीक है। 85% मतलब इसके प्राइस का, कार के प्राइस का 85% का बीमा हुआ। अब जो ये 85% का बीमा हुआ है, अब ये जो है ये आ गई आपके पास इंश्योरेंस मनी, ठीक है। अब मिला इसका भी 90%, 100% खुद की वैल्यू, तो 90% मिला इसका भी। तो आपने देखा जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 325 × 85 × 9, तो आप देखोगे कि मुझे मिलेगा कितना, 2,48,625 रुपये। तो 3,25,000 कार की कीमत, मिले कितने, 2,48,625। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, आपने देखा डिफरेंस जो है 76,375 का आ जाएगा। यही आपसे पूछा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करना, ठीक है। और ये मैं करा भी चुका हूँ, और 100% मान के ये वाले तरीके से भी अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इस तरीके से भी कर लेना, ठीक है। देखो मैं आपको ओरली बताता हूँ। ओरली क्या है, आपने देखा 12 लाख रुपए की कार है, इंश्योरेंस कंपनी ने 80% का इंश्योरेंस किया, ठीक है। तो 12 लाख का 80% कितना, 9.6 लाख, 9.6 लाख का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है।
कार जो है उसने 15% के लॉस पे बेची थी, तो आपने देखा 12 लाख के 85% रेट पे उसने कार बेची। एक तो 12 लाख का 85% अमाउंट हो गई, और एक आपने देखा लोन कितने का हुआ, 12 लाख का 80% का लोन हुआ और उसका भी 90% मिला। ठीक है, तो ये जो दो अमाउंट आएंगी, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस आप लोगों से पूछे। ठीक है, द नेट डिफरेंस इन द टू ट्रांजैक्शन कौन कौन सी, एक तो जो इंश्योरेंस कंपनी से उसको पैसा मिला, और एक जो वो कार जितने की बेच रहा था उसका, दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्वेश्चन में बोला है जॉन को 57 रुपीज़ मिलते हैं पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क। अगर वो रेगुलर वर्क काम करता है, मतलब रेगुलर काम करता है, तो उसको 57 रुपीज़ मिलते हैं, पर अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको 114 रुपये मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है वो टोटल मिला के 172 घंटे काम करता है, उसकी ओवर टाइम की जो इनकम है वो 15% है उसकी रेगुलर इनकम के। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी, क्या आपने देखा कि मान लीजिए कि वो रेगुलर आवर्स जो है वो x घंटे काम करता है और ओवर टाइम आवर वो y घंटे काम करता है, तो आपने देखा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 172। आपने मान लिया कि रेगुलर आवर जो है उसके, मैं लिख देता हूँ, लेट रेगुलर आवर्स जो है उसके वो कितने हैं x, और ओवर टाइम जो काम कर रहा है वो कितना है, y घंटे। तो आपने देखा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 172। फिर आपने देखा कि वो 57 रुपीज़ पर आवर काम कर रहा है। आपने देखा रेगुलर आवर उसने x आवर्स काम किया, तो एक घंटे में अगर वो 57 रुपये ले रहा है तो x घंटे के वो कितने पैसे लेगा, 57x। ऐसे ही ओवर टाइम हर घंटे के वो 114 रुपये ले रहा है, मतलब ओवर टाइम अगर वो काम कर रहा है तो एक घंटे के वो 114 रुपये ले रहा है, तो y घंटे के वो कितने लेगा, 114y। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि उसकी जो ओवर टाइम की इनकम है, आपने देखा ओवर टाइम की इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, 114y, वो 15% है किसके, उसकी रेगुलर आर की इनकम। रेगुलर आर की इनकम कितनी है, 57x। तो आपने देखा ये तो गया पहले तो 2 पे, फिर यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 50। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ से कि y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 और 3, सॉरी यहाँ 20 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 3/40x। ठीक है, तो आपने देखा y की जो वैल्यू है वो 3/40x आपके पास आ गई। अब आप पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो आपने देखा y की वैल्यू कितनी हो गई, 3/40x। x की वैल्यू को x ही रहने दो, 172। तो आपने देखा कि ये 43x/40 हो गया, 172 ये जा रहा है लगभग 4 पे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 160। मतलब 160 घंटे वो रेगुलर काम कर रहा है। ठीक है, 160 घंटे वो रेगुलर काम कर रहा है, और ओवर टाइम वो कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ भी पुट करके निकाल सकते हो, x की वैल्यू 160 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो ओवर टाइम जो वो काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, 12 घंटे। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि आप इसको ना उससे भी कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो आपने देखा कि टोटल इनकम, आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसमें भी, टोटल इनकम क्या होगी। आपने देखा टोटल इनकम क्या होगी, इनकम पर आवर इनटू नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, टोटल इनकम क्या होगी आपके पास, इनकम पर आवर इनटू नंबर ऑफ आवर्स हो जाएगी आपके पास, कि जितने घंटे मैंने काम किया और 1 घंटे के मुझे कितने पैसे मिले। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मुझे 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं और मैं 10 घंटे काम करता हूं, तो आप बोलोगे कि सर आपने 1000 रुपये की कमाई कर ली। तो आपने देखा इनकम पर आवर कितना, मैंने माना 100 रुपये, और 10 घंटे अगर मैंने काम किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी कितनी, 1000 रुपये। ठीक है, तो आपने देखा टोटल इनकम का आपको रेशो दिया,
टोटल इनकम का आपको रेशो दिया है। आपको क्या बोला है कि ओवर टाइम आर की जो इनकम है वो 15% है रेगुलर आर से। तो आपने रेगुलर आर और ओवर टाइम आर का रेशो बना लिया। रेगुलर आर के रिस्पेक्ट में ओवर टाइम आर की बात हो रही है, तो रेगुलर आर को आपने 100 माना, तो ओवर टाइम आर की कमाई कितनी हो गई? आपने देखा 15% है इसका, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, फिर आपने देखा कि इनकम पर आर का रेशो भी आप बता सकते हो। इनकम पर आर का रेशो कितना बनेगा? आपने देखा इनकम पर आर का रेशो बन रहा है, रेगुलर आर अगर वो काम कर रहा है तो 57 रुपये मिलते हैं, और अगर वो ओवर टाइम आर काम कर रहा है तो 114 रुपये मिलते हैं उसे। तो आपने देखा ये तो 1:2 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास? 20:3। तो आपने देखा ये हो गया 20:3, और ये हो गया कितना? 1:2। अब आपको निकालना क्या? नंबर ऑफ आर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्स कैसे निकलेगा? आपने देखा नंबर ऑफ आर निकालने के लिए आपको क्या करने का, इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ आर अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करो, टोटल इनकम डिवाइड बाय इनकम पर आर कर दो। ठीक है, तो आपने देखा कि इनकम पर आर की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 बाय इनकम पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2:1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा 20 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 40, और 3 से 1 को किया तो कितना आ गया? 3। तो नंबर ऑफ आर्स जो है रेगुलर आर और ओवर टाइम आर के जो होंगे, ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से आपको परसेंटेज के काफ़ी सारी वीडियोस में करा चुका हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा नंबर ऑफ आर जो है रेगुलर आर और ओवर टाइम आर का जो रेशियो है नंबर ऑफ आर्स का, वो कितना है? 40:3। आपको बोला है कि टोटल वो 172 घंटे काम कर रहा है, और रेशो के हिसाब से वो टोटल कितना काम कर रहा है? आपने देखा 40 रेगुलर आर, 3 ओवर टाइम आर, तो 43 काम कर रहा है। और क्वेश्चन में दिया 172, एक की वैल्यू 4 आ गई। आपको बोला ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब वो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 घंटे। मतलब ओवर टाइम आर जो है वो कितना हो जाएगा? 12 घंटे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, टोटल इनकम को मल्टीप्लाई किया किससे? इनकम पर आर से, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इनकम पर आर से। तो मेरा नंबर ऑफ आर्स का मेरे पास रेशो आ गया, तो इससे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में बोला द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज इतना। आपको 40% प्राइस बताना है 2nd ईयर का। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बोलूँ क्या, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यार अगर आपको बोला जाए कि इस 3rd और 4th ईयर पे आपको कंडीशन दे दी और आपको 2nd ईयर का पूछ लिया, तो आपका 1st ईयर का काम ही नहीं। मैं बात क्या कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने देखा 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, तो आपने देखा 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। मतलब पहले साल से दूसरे साल जो इनकम बनी वो कितनी बनी? 5:6। फिर दूसरे से तीसरे साल जो इनकम बनी वो 5:6। फिर तीसरे से चौथे साल जो इनकम बनी वो भी 5:6। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप इन तीनों को कंबाइंड करके आपको एक रेशो बनाना है जिसमें 1 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल की आपके पास इनकम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन फिर भी यहीं से सॉल्व होना है, तो तीसरे और चौथे का डिफरेंस लेना है, उसकी वैल्यू, एक की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको दूसरे की वैल्यू बतानी है। तो जब पहले का काम ही नहीं तो आपको पहले का मतलब ही क्या है इस क्वेश्चन में? तो आप पहले ईयर को आप ना सोचें। ठीक है, पहले ईयर को आप ना सोचें। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान दो। आपने क्या किया? आपने जो 2nd ईयर की इनकम मान ली, 2nd ईयर का जो प्राइस मान लिया आपने 100 मान लिया। आपने मान लिया कि 2nd ईयर का जो प्राइस है वो कितना है? 100। ठीक है, लेट कर लिया आपने 100। अब क्या हुआ? 3rd ईयर में क्या हुआ कि हर साल जो है 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपने देखा 100 में 20% का अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो कितना हो जाएगा? 120। अभी इसमें दोबारा 20% का इंक्रीमेंट करूँ, आपने देखा 120 की खुद की वैल्यू 100%, अगर 20% का इंक्रीमेंट कर दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144। तो आपने देखा कि अगर 2nd ईयर का प्राइस है 100, तो 3rd ईयर और 4th ईयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 120 और 144 हो जाएगा। आपको बोला डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd एंड 4th ईयर इज इतना। आपने देखा हमारे हिसाब से प्राइस का डिफरेंस कितना? 24। क्वेश्चन में कितना दिया? क्वेश्चन में दिया 259.2। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा 24 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.8। अब आपको निकालना है 2nd ईयर का, आपको निकालना है 2nd ईयर का 40%। ठीक है,
तो आपने देखा कि सेकंड ईयर का जो प्राइस है वो 100 है, 100 का 40% कितना हो जाएगा, आपने देखा 100 का 40% कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो आपने देखा 40 की आपको वैल्यू निकालनी है, 40 की वैल्यू निकालोगे तो 432, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोग शॉर्ट इसको कर सकते थे, ठीक है, इतना आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। अगर कोई फर्स्ट ईयर निकाले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो फिर उससे क्या होगा, आपको 1000 यहाँ पे मानना पड़ेगा। सेकंड ईयर जो है आपका 1200 हो जाएगा, थर्ड ईयर का जो प्राइस है वो आपका 1440 हो जाएगा, और फोर्थ ईयर का जो प्राइस है 1728 हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस करोगे, सेकंड ईयर का निकाल लोगे। बहुत ज़्यादा झमेला है, टेंशन में ना पड़ो इतनी, जो आपको बता दिया बेस्ट है, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, चलो आप इसको रेशो से भी कर सकते हो। देखो कैसे, आपने देखा सेकंड और थर्ड ईयर के प्राइस का रेशो कितना है, आपने देखा सेकंड में, आपने देखा हर साल 20% का इंक्रीमेंट, मतलब अगर 5 है सेकंड ईयर में तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया, थर्ड में कितना हो जाएगा 6 प्राइस हो जाएगा, फिर थर्ड और फोर्थ में भी सेम हो जाएगा 5 और 6। तो आपने देखा अब 2 रेशो हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, एग्रीगेट करके एक रेशो बनानी है। आपने देखा सेकंड रेशो थर्ड रेशो फोर्थ का रेशो बनाना है। तो आपने देखा थर्ड की वैल्यू दोनों में, तो थर्ड की वैल्यू इक्वल बना लो। आपने देखा थर्ड की इक्वल बनाने के लिए वैल्यू यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 6 से, तो आपने देखा 25 रेशो 30 रेशो 36। मतलब अगर सेकंड ईयर में प्राइस 25 था तो थर्ड ईयर में कितना हो गया 30, और फोर्थ ईयर में कितना हो गया 36। आपने देखा थर्ड और फोर्थ ईयर के प्राइस का जो रेशो है उसका डिफरेंस कितना है 6। क्वेश्चन में कितना बोला 259.2। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू अगर इतनी है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 43.2, ठीक है। तो आप निकाल लो सेकंड ईयर का प्राइस कितना होगा, 25 की वैल्यू निकाल लो। तो आपने देखा 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1080। अब ये जो आ गया 1080, ये सेकंड ईयर का प्राइस हो गया, इसका भी आपको 40% बताना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 432 आ जाएगा, या फिर 25 का 40%, 25 का 40% कितना हो जाएगा 10। मतलब यहाँ पे आप 10 की वैल्यू बता देते, अगर सीधा 25 से यहाँ पे 40% निकाल के 10 की ही वैल्यू बता देते, तो आपका एक की वैल्यू अगर 4.2 तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाती 432। अब ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। देखो ये वाला ही मुश्किल है। सैलरी ऑफ मोनू इंक्रीजेज फ्रॉम 308.7 to 656.1 in quarter of a year such that the percentage increases in salary is x% in each month successively. Find the value of x. Value of x बतानी है आपको। पहले तो एक कॉन्सेप्ट इसके लिए समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने देखा हर साल जो है वो क्या हो रहा है, हर साल जो है x% का इंक्रीमेंट, मतलब पहले मंथ भी क्या हुआ, फर्स्ट मंथ भी क्या हुआ, x% का इंक्रीमेंट, मतलब 100 अगर मैं वैल्यू इनिशियल मान लूँ तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 + x। ऐसे ही सेकेंड मंथ और ऐसे ही थर्ड मंथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर साल जो है वो सेम परसेंट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा 3 साल बाद जो इनिशियल और फाइनल का रेशो कितना हो जाएगा, आपने देखा 100 का भी क्यूब और 100 + x का भी क्यूब, ठीक है। तो अगर आपको 100 का क्यूब और 100 + x का क्यूब आ गया अब आपके पास, आपने देखा कि 3 मंथ में क्या हुआ कि सैलरी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मतलब इनिशियल वैल्यू जो थी, मतलब 3 महीने पहले जो सैलरी थी वो कितनी थी 308.7। 3 महीने बाद जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई 656.1। तो आपने देखा 3 महीने पहले, मतलब इनिशियली जो सबसे सैलरी थी वो 308.7 थी, 3 महीने बाद जो सैलरी हुई वो कितनी हुई 656.1। और हर साल जो है वो क्या होता जा रहा है, हर महीने आपने देखा 3 महीने पहले जो सैलरी थी, सबसे इनिशियली जो सैलरी थी वो कितनी थी 308.7। अब क्या हुआ 3 महीने बाद क्या हो रहा है, सैलरी जो है 656.1 हो गई है। तो 3 महीने मतलब हर महीने जो है सेम परसेंट से सैलरी इंक्रीज की। तो आपने देखा कि जब मैंने इसको सॉल्व किया, आपने देखा ये लिखा हुआ 3087
और अगर मैं इसको 9 पे काटूं तो आप देखोगे इसको 9 पे काटने पे आपके पास 343 यहाँ से आएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 729 आ जाएगा। तो आपने देखा 3 महीने में इनिशियल और फाइनल का रेशो कितना आ गया, 343 रेशो 729, और हमारे हिसाब से कितना आया था, इतना। ठीक है, तो आपने देखा कि 100 रेशो 100 प्लस x की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, आप देखोगे कि वो आ जाएगा 343 का क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। तो आपने देखा 7 का क्यूब होता है 343 और 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो ये क्या हो गया 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। ठीक है, तो 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 7/9। तो आपने देखा 900 700 प्लस 7x, तो 200/7 जो है x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 28.56। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये तो है पूरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये जो बताया है आपको ये तो पूरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पर अगर आपको चाहिए कि सर मुझे तो 2 मिनट वाला सॉल्यूशन बताओ, सर मुझे 2 मिनट वाला सॉल्यूशन बता दो, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट वाला सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, आपने देखा कि 3 मंथ में जो है ना, आपने 3 मंथ में जो है वो इनिशियल और फाइनल का रेशो ये बन गया। ठीक है, तो आपने देखा हर साल जो है सेम परसेंट इंक्रीज कर रहा है, सक्सेसिवली हर साल सेम परसेंट इंक्रीज कर रहा है। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हर साल सेम इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आपने देखा कि हर साल सेम परसेंट का इंक्रीज हो रहा है। 3 मंथ में क्या हुआ कि जो 3 मंथ पहले जो सैलरी थी और 3 मंथ के बाद जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, 343 रेशो 729। तो आप बोल सकते हो कि 3 मंथ की रेशो अगर इतनी है तो 1 मंथ की रेशो जो है वो कितनी हो जाएगी, 343 का क्यूब रूट 729 का क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ कि हर साल सैलरी जो है एक्स से वाई हो जा रही है, हर महीने जो है एक्स से सैलरी वाई हो जा रही है हर महीने। 3 महीने में क्या हुआ, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि 1 महीने में कितनी हो जाएगी इसकी, तो आप बोलोगे कि सर 1 महीने में जो है वो हो जाएगा इसका क्यूब रूट, जो कि दोबारा जाके एक्स रेशो वाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो सैलरी थी हर साल 7/9 7/9 7/9 पड़ रही थी, तब जाके ये 3 महीने में आपकी क्या हो गई, 343 से 729 हो गई। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि 3 मंथ की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 मंथ की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। और एक चीज़, अगर यहाँ पे 2 मंथ की वैल्यू दी होती, तो पावर जो है 1/2 हो जाती। अगर यहाँ 4 मंथ की वैल्यू दी होती तो पावर 1/4 हो जाती। 5 मंथ की, 6 मंथ की, 7 मंथ की, 8 मंथ की, 10 मंथ की अगर दी होती, तो जितने मंथ की यहाँ बात हो रही है और 1 मंथ की आपको वैल्यू निकालनी है तो उतने ही मंथ यहाँ पे वो आ जाएंगे। मतलब अगर 10 मंथ की बात हो रही होती और 1 मंथ बताना होता तो 1/10 हो जाती पावर। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इलेबोरेटली, मतलब मैं क्वेश्चन को ना चीर फाड़ करता चल रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन का पुर्जा खोल के समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है क्वेश्चन में, आपने देखा कि इतना क्वेश्चन सिर्फ आपको करना पड़ेगा। आपने देखा 1 मंथ का रेशो कितना आ रहा है इनिशियल और फाइनल का, 7/9। तो आपने देखा इनिशियली 1 मंथ में जो सैलरी होती है वो 7 होती है, फाइनली 9 हो जाती है, तो कितने का इंक्रीमेंट आता है, 2 का। किस पे, 7 पे इंटू 100%। तो आपने देखा इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा आपका अगर आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपने देखा फैक्ट्री जो है सेम परसेंटेज से हर साल अपना आउटपुट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और 2 साल बाद क्या होता है, आउटपुट डबल हो जाता है। आपने देखा 2 साल में अगर आउटपुट डबल हो गया, 2 साल में अगर आउटपुट डबल हो गया, मतलब इनिशियल इतना फाइनल इतना, तो आपने देखा 1 साल में कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर पावर को कर दो 1/2, क्योंकि 2 साल की बात हो रही थी तो 1 साल का निकालने के लिए पावर 1/2 कर देंगे। तो आपने देखा कितना हो गया, 1/2। आपने बोला सर 1 साल में क्या हो रहा है कि इनिशियल वैल्यू होती है 1, फाइनल वैल्यू हो जाती है √2, तो डिफरेंस कितने का, मतलब इंक्रीमेंट कितने का हुआ। आपने देखा इंक्रीमेंट जो हुआ √2 - 1 का हुआ, कितने पे, 1 पे। परसेंटेज निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने देखा 100 इंटू √2 - 1% आ जाएगा। हर साल जो है इतने % से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और आपको पूरे सिस्टम से चलना है अगर, तो ये वाला तरीका आप लोग HW में खुद से करके देख लें।
लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको उसमें भी करा चुका हूँ, इनकम के क्वेश्चन में तो अब आया ये, पॉपुलेशन के क्वेश्चन में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, और रिमेनिंग वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, हरियाणवी एम्प्लॉय, एक हरियाणवी एम्प्लॉय है, काड़ू नाम है उसका। ठीक है, तना कौन कहे बहु काले की मैं खाल तार दूँ साले की। ठीक है, तो आपने गाना सुना होगा, सबने सुना होगा, आजकल डीजे पे बड़ा मशहूर है। ठीक है, तो उसी से इंस्पायर हो गए मैंने यहाँ पे नाम कालू दिया है। ठीक है, तो आपने देखा हरियाणवी एम्प्लॉय है कालू, जिसका प्रमोशन हुआ है। क्या हुआ उससे, उसकी सैलरी जो है 16.66%। तो 16.66% की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 16 से ही 2/3, इसको क्या बोलते हैं 1/6। मतलब सैलरी जो इनिशियली थी वो कितनी थी 6, जिसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो सैलरी कितनी हो गई 7। अब क्या हुआ, ड्यू टू हिज इनकन्सिस्टेंसी इन वर्क हिज सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 3480 रुपये। मतलब उसकी सैलरी जो है उसके खराब वर्किंग कंडीशंस के चलते या इनकन्सिस्टेंसी के चलते, अनसंगति के चलते उसकी सैलरी जो है 3480 रुपये घटा दी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी ट्रांसफ़र कर दी दिल्ली, हरियाणा से चला गया वो दिल्ली। उसकी सैलरी जो है अब इंक्रीज दोबारा हो गई 37.5, जो कि 12.5 का 3 गुना होता है। 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की 1/8, तो 37.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8। तो आपने देखा कि सैलरी जो थी 8 थी, जिसको इंक्रीज कर दिया 3 से, तो सैलरी कितनी हो गई 11। अब जो करंट सैलरी है, तो आपने देखा करंट सैलरी की रेशो कितनी 11, और करंट सैलरी आपको रुपीज़ में कितनी दी 14,465। तो आपने देखा 14,465, 11 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, और फिर 34 तो 2 नहीं सॉरी 3। ठीक है, 1 3 1 5 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो आपने देखा 1 3 1 5, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी। 8 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आपने देखा 8 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी ठीक है, तो आपने देखा कि करंट सैलरी का रेशो कितना 11, और करंट सैलरी आपको रुपीज़ में कितनी दी है 14,465। तो 11 की वैल्यू 14,465, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1,315। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आपने देखा 8 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 10,520। अब ये जो 10,520 आई है सैलरी, ये सैलरी जो है वो दिल्ली ट्रांसफ़र होने से पहले की सैलरी है। ठीक है, दिल्ली ट्रांसफ़र होने से पहले की जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी 10,520। और फिर क्या हुआ था, दिल्ली ट्रांसफ़र होने से पहले उसके जो थे वो 3480 रुपये काट लिए थे, ताकि उसकी इनकन्सिस्टेंसी ऑफ वर्क जो थी उसकी वजह से उसकी जो सैलरी थी वो 3480 रुपये काट ली थी। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, 11 की वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू करंट सैलरी जो है उसकी 11 है, रेशो के हिसाब से क्वेश्चन में कितनी दी आपको इतनी। मतलब दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद जो उसकी सैलरी थी वो रेशो के हिसाब से 11 क्वेश्चन में आपको दे दी 14,465। 11 की वैल्यू 14,465, 1 की वैल्यू 1,315, 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,520। अब ये जो 10,520 है ये दिल्ली ट्रांसफर होने से पहले की सैलरी है, मतलब ये जो 8 रेशो है दिल्ली ट्रांसफर होने से पहले की सैलरी का रेशो है। ठीक है, तो आपने देखा दिल्ली ट्रांसफर होने से पहले उसकी सैलरी थी इतनी, जो कि 3480 रुपये रिड्यूस की हुई थी। क्यों? उसकी इनकन्सिस्टेंसी के चलते। तो आपने देखा कि 3480 रुपये अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो सर आप बोलोगे कि 14,002 उसकी सैलरी थी वो कटने से पहले, मतलब रिड्यूस होने के पहले से जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी 14,000। रिड्यूस होने से पहले जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी 14,000 उसकी सैलरी थी जब उसकी सैलरी रिड्यूस की गई। ठीक है, तो आपने देखा उससे पहले भी उसकी सैलरी एक बार इंक्रीज हो गई थी, कितनी 6 से 7 जो है वो इंक्रीज हो गए, मतलब ड्यू टू दिस प्रमोशन होने के बाद जो सैलरी उसकी इंक्रीज हो गई थी वो 6 से 7 हो गई थी। तो आपने देखा 7 की वैल्यू कितनी आ गई 14,000, मतलब ये जो 14,000 सैलरी है ये प्रमोशन मिलने के बाद जो उसकी सैलरी इंक्रीज हुई थी उसकी वैल्यू है। ठीक है, 7 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू 2,000। तो इनिशियल जो सैलरी है वो निकालने के लिए आप 6 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12,000। मतलब जो इनिशियल सैलरी थी बिल्कुल हरियाणवी एम्प्लॉय कालू की वो कितनी थी 12,000। ठीक है, तो 12,000 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
एक वीडियो बची है इलेक्शन और कमीशन के क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, वो वीडियो भी आज हम कंप्लीट कर देंगे, आज रात को या कल हम उसको अपलोड भी कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव ने जो भी तैयारी कर रहा हो कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।